दोस्तों नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का सामान्य प्रश्न पत्र। पूरा प्रश्न पत्र देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए, रीजनिंग के, मैथ के और सेक्शन एप्टीट्यूड के। तो 25 सितंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और मैंने जो कंटेंट की है, हिंदी कंटेंट की प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको PYQ, यूजीसी नेट के, टीजीटी और कंटेंट हिंदी साहित्य का, यूजीसी नेट के PYQ सबकी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसके संवर्धन में शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न है? तो ऑप्शन बी आलोचनात्मक चिंतन से है। यहाँ पे इसकी व्याख्या दी गई है, शिक्षण आमतौर पर सिद्धांतों का सार है, जबकि प्रशिक्षण व्यवहारिक और ठोस ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण क्या है? आमतौर पर सिद्धांतों का सार है, और प्रशिक्षण जो होता है वो व्यवहारिक और ठोस ज्ञान प्रदान करता है, जो व्यवहार में आता है और जो हमारे पास स्थायी रहता है। शिक्षण हमें ज्ञान प्रदान करता है तथा सोच विकसित करने का कार्य करता है। तो सोच विकसित कार्य करने का कार्य कौन करता है? शिक्षण। जबकि प्रशिक्षण हमारी क्षमताओं का विकास करता है, लेकिन कुछ मामलों में दोनों में साम्यता देखने को मिलती है, मसलन अनुशासन, सहयोग और भागीदारी आदि। तीसरा, इस प्रकार आलोचनात्मक चिंतन के संवर्धन में शिक्षण कार्य और प्रशिक्षण अनुबंधन से भिन्न है। तो शिक्षण और प्रशिक्षण में क्या है? अंतर है। निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक स्पेक्ट्रम में किन विधियों को संवादपरक माना जाता है? तो ऑप्शन ए, सी और डी, अनुशिक्षण और समूह चर्चा। तो ये किसके अंतर्गत आती है? शिक्षण विधियों के आलोक स्पेक्ट्रम के। व्याख्या देखें, संवादपरक विधियाँ शिक्षण की वे विधि हैं जिसके अंतर्गत शिक्षा के प्रति बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण रखा जाता है। यह मूलतः ज्ञान और समझ के ग्रहण तथा अनुप्रयोग की विधि है, जो विद्यार्थियों में न केवल पाठ को आत्मसात करने के लिए बल्कि उससे जुड़ने के लिए भी प्रेरित करती है। संवादपरक शिक्षण प्रक्रिया विषय सामग्री को तकनीकी से बहुत सधे हुए, यानी कि सधे हुए सरल तरीके से द्वारा अवगत कराती है, और ताकि बच्चों को असाधारण और अनोखा शिक्षण अनुभव दिया जा सके। इस प्रकार अनुशिक्षण, ट्यूटोरियल और समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन संवादपरक विधियों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें छात्रों की भागीदारी क्या होती है? सार्वधिक होती है। छात्र क्या होते हैं? इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण व्यवहारों की उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में योगदान देते हैं। तो ऑप्शन सी, ए, डी और ई। पाठों की स्पष्टता, जिससे अधिगमकर्ता के विचार स्पष्ट किए जाते हैं। शिक्षक कार्य अभिविन्यास, जो स्पष्ट रूप से परिभाषित यूनिटों के निष्कर्षों पर केंद्रित हो। अधिगम प्रक्रिया में लगना, जिससे विद्यार्थियों द्वारा अधिगम में लगाए जाने वाले समय की समाविष्टि हो। व्याख्या देखेंगे, जो भी ये पॉइंट दिए गए हैं इन्हें आप रख लीजिए, यही बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन इन्हीं से। शिक्षण प्रभावशाली तब माना जाता है जब सिखाए गए ज्ञान का बालकों को बोध हो। बोध का मतलब समझ, यानी कि समझ में आए, तो इस बोध का वे अनुप्रयोग करें। प्रभावशाली शिक्षण में बालक सक्रिय रहता है। प्रभावशाली शिक्षण में क्या रहता है? सक्रिय रहता है तथा अनुक्रिया करता है, और साथ में क्या करता है? वो एक्टिविटी भी, क्रिया भी करता है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में बहुत से कारकों का योगदान होता है, मसलन उनकी रुचि का विषय का चुनाव होना चाहिए, कक्षा के आकार का अनुसार, अध्यापक के अनुसार, शिक्षण सहायक उपकरणों का प्रयोग, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान, प्रतिपुष्टि, निर्देशन, अवधारणात्मक विकास आदि। इस तरह शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में ये विकल्प सहायक है। तो क्या होना चाहिए? विषय रुचिकर होना चाहिए, क्लास का आकार उस बच्चों के अध्यापक के अनुसार होना चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्री उपकरणों का प्रयोग होना चाहिए, और व्यक्तिक यानी कि अलग अलग विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उनका प्रतिपुष्टि और अवधारणात्मक विकास किया जाना चाहिए। विद्यालय द्वारा अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक है जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है?
तो ऑप्शन पारिवारिक सपोर्ट और सामाजिक कौशल, ये क्या होते हैं? सामाजिक दक्षता के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन ए और सी डी। विद्यालय को समाज के प्रतिबिंब रूप में स्थापित होना चाहिए, जहां अधिगमकर्ता का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास हो तथा भावी समाज के लिए वे निर्माता की भूमिका में हो। अधिगम की सहायक प्रक्रिया के अनुरूप विद्यालय के सामाजिक वातावरण के निर्माण में अनेक कारकों का योगदान होता है, जिसमें वे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समाज के विविध यानी कि विभिन्न प्रकार के अभिकरणों की भूमिका देखी जाती है। विविध तरह के राष्ट्रीय पटाचार्य का रूपरेखा 2005 सामाजिक दक्षताओं की भूमिका जोर देती है तथा यह बताती है कि उर्वर और ऊर्जादायी शिक्षा की जड़ें हमेशा बच्चों की भौतिक और सांस्कृतिक जमीन से जुड़ी होती है और उन्हें अपने माता पिता, शिक्षकों और सहपाठियों के साथ पारस्परिक क्रियाओं से पोषण मिलता है। इस लिहाज से देखा जाए तो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल, पारिवारिक मदद, फैमिली सपोर्ट विद्यालय अधिगम में योगदान देते हैं, जिन्हें सामाजिक दक्षता यानी कि सोशल कॉम्पिटेंसेस माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है, तो इसमें होगा ऑप्शन हमारा डी। एम परीक्षा पुनः परीक्षा विधि, इसकी व्याख्या देखते हैं पहले। इसकी व्याख्या को रट लीजिए, इससे रिपीट क्वेश्चन होंगे। तो ऑप्शन इसका डी हो गया। परीक्षा पुनः परीक्षा विधि, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, यह एक विधि विश्वसनीयता से संबंधित है, यानी कि यह विधि विश्वसनीय है जिसके अंतर्गत निश्चित समय के अंतराल पर परीक्षा तथा पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाता है। पुनः परीक्षा में समान समूह का ही इस विद्या में परीक्षण लिया जाता है। इस तरह दो परिणामों के मध्य साम्यता स्थापित की जाती है। दूसरा, वैकल्पिक परीक्षा विधि, अल्टरनेट फ्रॉम मेथड, इसे समानांतर विधि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी कौन सी विधि है जिसे समानांतर विधि के नाम से जाना जाता है? तो वैकल्पिक परीक्षा विधि। इस विधि का उपयोग सभी प्रकार के मापक उपकरणों की विश्वसनीयता का अनुमान लगाने के लिए शिक्षा विस्तार, विकास और अनुसंधान में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इसके अंतर्गत दो अलग सत्रों में अलग अलग एक ही समूह के लिए परीक्षा दो प्रारूपों को प्रशासित करता है। अर्थ विच्छेदन विधि, स्प्लिट हाफ मेथड, इस विधि में एक बार ही परीक्षा दी जाती है जिसमें एक ग्रेड प्रत्येक आधे भाग को अलग से सौंपा गया और प्रत्येक आधे भाग से ग्रेड की तुलना की जाती है। अंतर विधि, अंतर निर्धारक विधि, इंटररेटर मेथड, यहाँ एक ही परीक्षण एक बार प्रशासित किया जाता है और स्कोर प्रतिक्रियाओं की औसत समानता पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित चक्रीय प्रकृति पर सुधार केंद्रित है? तो ऑप्शन डी, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी सुव्यवस्थित अन्वेषणात्मक क्रिया है जिसका उद्देश्य सुधार और परिवर्तन से संबंधित व्यक्तियों द्वारा किया जा रहे वर्तमान प्रयासों का अध्ययन करना है, उनमें संरचनात्मक परिवर्तन लाना। यथा एक शिक्षक का अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से तथा एक विद्यालय प्रशासक का अपने प्रशासन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया अध्ययन भी इस श्रेणी में आता है। कौन सी में? क्रियात्मक शोध में। किसी शोध परियोजना में उचित प्रचालित परीक्षा का उपयोग करते हुए शोध निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना होती है? तो ऑप्शन है अल्फा त्रुटि। जब शून्य परिकल्पना स्वीकार किए जाने योग्य हो किंतु वह गलती से अस्वीकार हो जाए, यानी कि कोई चीज़ है उसे हम स्वीकार कर रहे और वो बाय मिस्टेक हमसे क्या हो जाए? अस्वीकार हो जाए, तब वहाँ प्रथम टाइप 1 त्रुटि मानी जाती है, जिसे हम अल्फा त्रुटि कहते हैं। अल्फा स्तर के बढ़ने पर 0.05 या 0.01 और 0.001 होने पर टाइप 1 त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि 1.0 का अर्थ है 100 में से एक बार कोई प्रयोग गलत हो सकता है तथा 0.001 का अर्थ है गलत होने की संभावना 1000 में से एक से भी कम है। इस प्रकार जब शोध परियोजना में उचित प्रचालित परीक्षा का उपयोग करते हुए
शोधार्थी को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने का साक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तब वह अल्फा त्रुटि की संभावना होती है। कॉलेज विद्यालय का कोई अध्यापक किसी बड़ी परियोजना में अपने मुख्य शोध परिकल्पना के परीक्षण की योजना बनाता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से किन कथनों को संगतपूर्ण माना जाता है? तो ऑप्शन डी, केवल ए, बी, ई। ये परिकल्पना है। परिकल्पना की योजना, परीक्षण की योजना में निम्नलिखित बातों का समावेश होना आवश्यक है। नंबर 1, प्रकल्पना धारणात्मक रूप में सुस्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। वो प्रकल्पना को अनुभाविक प्रसंगार्थ होना चाहिए, अनुभव पर आधारित। प्रकल्पना का क्षेत्र सीमित और सुस्पष्ट विशिष्ट होना चाहिए। उसका क्षेत्र क्या होना चाहिए? सीमित होना चाहिए। प्रकल्पना को महत्वपूर्ण संबंधों की ओर इंगित होना चाहिए। मुख्य शोध परिकल्पना में चरों के बीच संबंधों का स्पष्ट भी होना चाहिए कि इनमें क्या संबंध है, उन्हें स्पष्ट होना चाहिए। शोध प्रकल्पना में विभेदक या प्रभावों संबंधों का निष्कर्ष निकालने का उद्देश्य होना चाहिए। शोध परिकल्पना ने निराकरणीय परिकल्पना के परिणाम का निर्धारण कर अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुसंधान कार्य परिकल्पना के निर्माण और उसके परीक्षण के बीच की प्रक्रिया है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड प्रतियों में मिलान करना है, तो प्रतिचयन तकनीक और व्याख्या दी गई है। तो इसमें है ऑप्शन बी, व्याख्या देखेंगे इसकी। प्रतिचयन तकनीक, सिंपल रैंडम सैंपलिंग को स्तृत यादृच्छिक प्रतिदर्श भी कहते हैं, जिसमें प्रत्येक स्तर में पढ़ने वाली इकाइयों का ढांचा तैयार करते हैं और उनमें विभिन्न स्तरों के ढांचे में से इकाइयों को यादृच्छिक न्यादर्श विधि से चुन लेते हैं। विभिन्न प्रकार के स्तरों से क्या चुनते हैं? इकाइयों को। तो इस विभिन्न स्तरों के ढांचे से इकाइयों को क्या कहते हैं? यादृच्छिक न्यादर्श विधि चुनी जाती है। दूसरा है सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन, यानी कि सिस्टेमैटिक सैंपलिंग। इसे क्रमबद्ध प्रतिदर्शन भी कहते हैं। यह एक प्रतिदर्शन परियोजना है जिसमें यादृच्छिकरण, रैंडमनेस का कुछ गुण होता है और साथ ही साथ इसमें असंभावित गुण भी होते हैं। विमात्मक प्रतिचयन, प्रतिचयन का लक्ष्य एक उद्देश्यपूर्ण नमूना प्रतिविधि की आकर्षकता चुनने के लिए एक ढांचा तैयार करता है जिसमें कोई भी सामान्यकरण किया जा सकता है। तो विमात्मक प्रतिचयन में क्या होता है? सामान्यकरण किया जाता है। हिमकटुक प्रतिदर्शन, स्नोबॉल सैंपलिंग, एक ऐसा असंभाविता प्रदर्शन है जिसका प्रयोग शोधकर्ता उस परिस्थिति में करता है जब वह व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक संबंधों, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहता है। तो यह किस पे होता है? हिमकटुक, अनौपचारिक सामाजिक संबंधों का अध्ययन। नीचे दिए गए कथन ए और आर दिए गए हैं। शोध में इंद्रिय अनुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान यथार्थ चित्रण के अर्थ प्रत्ययदायी आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण पर बल देते हैं। इस प्रतिमान में शोध का उद्देश्य सामान्यकरण पर पहुंचना नहीं है, बल्कि सजीव यथार्थ की खोज करना है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित में से उपयुक्त का शाब्दिक उत्तर चुनिए। तो इसमें ऑप्शन ए आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। यहाँ पे गद्यांश दिया गया है। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़ना है ध्यानपूर्वक। आज हम इससे करते हैं कि किस तरह से हमें क्या करना। तो पहले हम इस पद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन यहाँ देखेंगे इसके कि आज के विपन्नकर्ता निम्नलिखित में से ध्यान केंद्रित करते हैं। तो कैसे? तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? हमारा सामाजिक बाध्यता है। अब हम इसका आंसर यहाँ पे देखते हैं पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ में कहाँ पे मिलेगा? ये बाध्यता का कुछ देखेंगे हम, बाध्यता शब्द कहाँ पे आ रहा है इसमें। तो यहाँ से पढ़ते हैं। मूल्य उत्तरदायित्व उसी प्रति से पौष्टिक संबंधों की पूर्णता, जैसे विश्वास उपभोक्ता पर्यावरण आंदोलन परिवर्तन हो रहे हैं, वैसे ही आज के विपन्नकर्ता समर्थन विपन्नता प्रचलनों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं। निगमित नैतिकता सामाजिक दायित्व आज प्रत्येक व्यवसाय के मुख्य व्यवसाय बनते जा रहे हैं। कुछ कंपनियां नवीकृत और विशेष पर्यावरण आंदोलन को विकसित करती है। प्रत्येक कंपनी कार्य ग्राहक संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। आज का ग्राहक चाहता है कंपनियां सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों के निर्वहन में नैतिक मूल्यों का ध्यान रखें। सामाजिक दायित्व और पर्यावरण आंदोलन भविष्य में कंपनियां अधिक सख्त मांग कर सकती हैं। कुछ कंपनियां इन आंदोलनों का प्रतिरोध करती है, तभी वे हरकत में आती है जब कानून या संगठित उपभोक्ता उन्हें बाध्य करते हैं। तो पहले का आंसर क्या हो गया? यहाँ से हो गया। अब है दूसरा क्वेश्चन।
सामाजिक बाध्यताएं। आज के समाज की मुख्य चिंता का केंद्र बिंदु क्या बनता जा रहा था? तो ऑप्शन सी, निगमित नैतिकता। ये भी हमने उसमें पढ़ा था, किसमें? पैराग्राफ में। निगमित, यहाँ पे दूसरे का निगमित नैतिकता। तीसरा क्वेश्चन है, दूरदर्शी कंपनियां किस बात को प्राथमिकता दे रही है? तो ऑप्शन है समर्थनीय विपणन को दे रही है। समर्थनीय विपणन का भी इसमें जिक्र हुआ था। परिच्छेद के अनुसार समर्थनीय विपणन को इस प्रकार समझा जाता है। तो ऑप्शन सी, एक अवसर के रूप में समुदाय के लिए अच्छा करना। देखिए, आप वीडियो को पॉज करके इसे पैराग्राफ को पढ़ लेना एक बार, तो उससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। संवेदनशील पूंजीवाद में समाविष्ट क्या है? तो समाविष्ट क्या है? सामाजिक मांगों की उपेक्षा कर लाभ कमाना, या नागरिक भावनाओं से परिपूर्ण होना, या सामाजिक संबंधों को बनाना, या कानूनी बाध्यता के कारण हरकत में आना। तो ऑप्शन बी और सी, सामाजिक संबंधों को बनाना, और दूसरा पॉइंट क्या था इसमें? नागरिक भावनाओं से परिपूर्ण होना। तीसरा, कक्षीय संप्रेषण में चयन के भाग की अवधारणा का निर्धारण निम्न में से संबंधित प्रतिफल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन एक, आवश्यक प्रयास। चयन के भाग को फ्रैक्शन ऑफ सिलेक्शन की अवधारणा के जन्मदाता बिलीवर सचरम हैं, जिन्होंने वर्ष 1954 में यह अवधारणा दी थी, जो इस बात पर बल देती है कि एक व्यक्ति जो बड़े पैमाने पर मीडिया का चयन माध्यम करता है, वह पुरस्कार की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यह किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाला प्रयास के संबंध में चयनित माध्यम से हासिल करने का आवश्यक प्रयास है। अतः कक्षीय संप्रेषण में चयन के भाग की अवधारणा का निर्धारण आवश्यक प्रयास से संबंधित प्रतिफल की अपेक्षा द्वारा किया जाता है। लिखित संप्रेषण को प्रभावित इन पर आधारित है। तो ऑप्शन सी, लिखने के बाद का समापन, वाक्यों में सूक्ष्मता यानी छोटा रूप, और एफएस शब्दों का प्रभावी प्रयोग। लिखित संप्रेषण किसी विशेष भाषा या उसी लिपि या किसी अन्य लिपि में लिखकर किया जाने वाला संप्रेषण है, जिससे जहाँ तुलनात्मक अध्ययन तथा भंडारण सरल होता है, वहीं संचार की शैली व्यापक होती है। इस युक्ति का प्रयोग करते समय मूलतः कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो प्रभावी संप्रेषण होता है, जैसे सरल शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करना, छोटे और परिचित शब्दों का प्रयोग करना, चित्रण या उदाहरण का प्रयोग करना, अनावश्यक शब्दों से बचना, उपयुक्त शैली संदेश का प्रयोग। प्रश्नानुसार लिखित संप्रेषण में प्रभाविता लिखने के बाद संपादन वाक्यों में सूक्ष्मता और शब्दों के प्रभावी प्रयोग द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नीचे कथन और आर दिया गया है। तो यह अध्यापक की जिम्मेदारी है कि विभिन्न अंतरक्रिया तकनीकों की सहायता से विद्यार्थी को सक्रिय श्रोता बनाए। सही है। अध्यापक केंद्रीय संप्रेषण में विद्यार्थियों को निष्क्रिय श्रोता बना देता है। ठीक है, क्योंकि जब अध्यापक सेंटर शिक्षण होता है तो अध्यापक से क्या करता है, अपना लेक्चर देता है और विद्यार्थी उसे बैठ के बस सुनते रहते हैं, तो उसे बोलते हैं निष्क्रिय श्रोता। तो दोनों ही सही हैं, और ए सही की सही व्याख्या करा तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। ये वाला सूची फर्स्ट और सेकंड में मिलान करना है, तो इसमें होगा ऑप्शन डी, ए में फोर्थ। अंतर्व्यक्ति क्या है? जो स्वयं से संबंधित है, खुद से, और अंतर्व्यक्ति जो व्यक्तियों का मध्य हो। समूह लघु संगठन से संबंध, जन समुदाय है जो अज्ञात श्रोताओं की बड़ी संख्या हो, जो किसी जनसभा या नेता को संबोधित करते हैं, ऐसा संगठन। यहाँ पे व्याख्या दी गई। अंतर व्यक्ति संप्रेषण, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जब व्यक्ति स्वयं से संप्रेषण करता है जिसमें श्रोता और ग्रहणकर्ता दोनों क्या होता है, व्यक्ति खुद होता है। यह मूलतः चिंतन स्तर को प्रतिबिंबित करता है, जैसे व्यक्ति द्वारा सोचना तथा स्वयं उसका उत्तर देता है। खुद ही सोचता है और खुद ही उसका क्या करता है, उत्तर देता है। बी, अंतर व्यक्ति संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचना, विचार तथा भाव का स्थानांतरण होता है तो वहां पर अंतर व्यक्ति संप्रेषण होता है।
जैसे समूह ग्रुप, यह 3 लघु संगठन या अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाला संप्रेषण जो कि एक साझे लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आमने सामने या किसी माध्यम से संचार कर रहे होते हैं। जन समुदाय संप्रेषण मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जन समुदाय से यह एक बड़े जन समूह के मध्य संप्रेषण होता है, तो वह जन समूह संप्रेषण कहलाता है। जैसे नेता द्वारा जनता के को रेडियो के माध्यम से संप्रेषण संबोधन करना है। क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा स्थिति में व्यक्तित्व द्वंद्व प्रभावी अंतःक्रिया के लिए बाधक है। अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कक्षागत परिवेश में प्राय सर्वोत्तम समाधान माना जाता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी कथन फर्स्ट सही है, किंतु सेकंड सही नहीं है। नीचे 3 संख्याएं दी गई है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है तथा तीसरी संख्या की आधी। तो इन तीनों संख्या का औसत क्या हो गया? 56 हो गया। पहली और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात करना, पहली और तीसरी। तो यहाँ पे हमने पहली रेशो सेकंड, सेकंड थर्ड दूसरी, तो इनका रेशो बना 2:1:4। तो इसे हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। 4 और 1 5, 5 और 2 4 और 1 5 और 2 7। तो इसमें हो गया 7। और जो ये 56 है, 56 किससे डिवाइड होगा? यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया 56 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से काटने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 24। तो एक यूनिट हमारी कितनी बनी? 7 यूनिट बराबर 168। 168 कैसे है? 56 को 3 से मल्टीप्लाई करके, 56 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 168 आया। क्योंकि यहाँ पे क्या है? 3 संख्या दी गई है। वो कह रहा तीसरी संख्या की आधी। तीसरी संख्या की आधी कौन सी हुई? 2। और पहली संख्या की दुगनी कौन सी है? दूसरी संख्या की दुगनी 2। और तीसरी संख्या हमारी 4 है। तो तीनों को से मल्टीप्लाई कर दिया 56 को, तो यहाँ पे हमारा 168, 60 यूनिट 168 के बराबर। एक यूनिट का हमारा 56 से 3 से डिवाइड करके 24 आ गया। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर निकालना, तो 4 - 2 बराबर कितना आया? 2। 2 को अब 24 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल में हो जाएगा हमारा 48। तो ये इसका आंसर। आप प्रैक्टिस करिए मैथ की तो हो जाएंगे। अब यहाँ पे है 2 10 26 50, यानी कि इसे में संख्याओं का अंतर दिया गया है, तो इसे करेंगे 2 में प्लस हमने कितने जोड़े? 8। क्या हुई संख्या? 10। 10 में फिर हमने कितने जोड़े? 16। 10 प्लस 8 का दुगुना क्या हो गया? 16। तो कितने हो गए? 26। ऐसे ही यहाँ पे 26 में प्लस करेंगे, तो 26 में प्लस 8 दूनी 16, 24। 24 का 50। अब चौथी संख्या में जब प्लस करेंगे 50 में, तो 8 16, 16 दूनी 8 दूनी 16, 8 या 24 और 8 चौक 32। 32 प्लस करेंगे तो कितनी संख्या आएगी हमारी? 82। तो ऑप्शन 82। ट्रेन में जा रहा एक आदमी नोटिस करता है कि वह 1 मिनट में 31 टेलीफोन के खंभों को गिन सकता है। कितने मिनट में? 1 मिनट में। 50 मीटर की नियमित दूरी पर तय को और ट्रेन की स्पीड क्या होगी? तो ट्रेन की चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, यानी कि कुल डिस्टेंस और समय दिया गया। समय कितना? 31। कितने सेकंड में पार करता है? 1 सेकंड में। तो 31 माइनस क्या कर दिया? 31 माइनस इसका समीकरण इंटू 50। 50 कहाँ पे? ये हमारा इसमें मीटर में दिया हुआ खंबे को पार करता है। 31 में ये 30 इंटू 50 अपोन में 60, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं हमारे? 60। तो मिनट के में चेंज करेंगे इसको सेकंड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 60। तो 60 से भाग कर देंगे अब इसे। 0 से 0 गई और 5 या 15, 150 और 6 से इसे काट देंगे। यहाँ से सीधा भी कट सकता है। 3 1 3, 3 दूनी 6 और 5।
अच्छा, मिनट को कन्वर्ट करने के लिए इसे काय में कन्वर्ट कर देंगे 18/5 को। किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 18/5 का फॉर्मूला यूज करते हैं, जहाँ पे किलोमीटर दिया होगा क्वेश्चन में। जब भी किलोमीटर में आ जाए स्पीड, ये मीटर है, ट्रेन नोटिस करती है 1 मिनट में 1 सेकंड को करती है, तो इसकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में बूझ रहा है ना, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 15/8 का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही है। फिर इसे काट दिया, 5 छंग 30, 6, 0 से 0, 18। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया हमारा 18। 18 और 18×5 90, 5, क्योंकि यहाँ 5 बच रहा है, तो यानी कि 90 किलोमीटर हमारा घंटा हो गया। ये इसका आंसर। 50,000 की रकम बैंक में 1 साल के लिए 10% ब्याज की दर है। तो दर कितनी? 10%। 5% क्या होगी? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक क्या बोलते हैं? 6 माह। 6 माह का 5 हो गया और 6 माह का 5 हो गया, तो 5 और 5 10, 10% का ब्याज लग रहा है। तो 5 पर अर्धवार्षिक में निकालना, तो ये 5×5 इसका आ गया, 5×5/100। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने, 5×5 = 25, यहाँ पे 25/100, 25×25 और 25×4 1/4 आ गया। ठीक है, फिर 1/4 को इसे कर दिया प्लस प्लस 10.25, तो ये इसका क्या होगा? परसेंट में निकल गया आंसर। 2 छमाई का निकालना है। निम्न अक्षरों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? ABCF। तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम अंतर देखेंगे कि कितना जा रहा। ए के बाद क्या है? BCF, तो ए के बाद बी है और बी के बाद ABC, और सी के बाद काय का अंतर आ रहा है इसमें? DEF, 2 का, 2 का अंतर आ गया। सी के बाद डायरेक्ट एफ है। ऐसे यहाँ देखे AB, पहले हम कर लेंगे AB, फिर C, फिर D। तो अब यहाँ पे अगली संख्या होगी E, तो E में चारों में, तो ये तो होगा नहीं, कट गया। अब दूसरा करेंगे B के बाद C के बाद D के बाद E और E के बाद F, तो E और EF तीनों में है। फिर तीसरी संख्या C के बाद क्या है? CD, और D के बाद E के बाद F के बाद G, तो EFG इसमें भी है, इसमें भी है। फिर I है, तो FGHIJ, तो J किसमें बना? इसमें, तो ऑप्शन हमारा C। एक एक का अंतर दिया गया है। न्याय दर्शन शास्त्र में न्याय वाक्य की क्रमबद्धता है, तो इसमें व्याख्या देखें। न्याय दर्शन न्याय शास्त्र में न्याय वाक्य की क्रमबद्धता है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन एवं निगमन होती है, जबकि विकल्प में ऐसा कोई क्रम उपलब्ध नहीं है। न्याय शास्त्र के सूत्र के अनुसार प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, न्याय क्रमबद्धता है इसकी, हेतु, पर उदाहरण, उपनयन, निगमन होती है। न्याय शास्त्र के सूत्र के अनुसार प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणों, न्याय निगमनानि निरूपयन्ते है, जिसके तत्व हैं प्रतिज्ञा, जिस वाक्य में पदों के साथ साध्य के संबंध का ज्ञान हो। हेतु, जिस वाक्य से हेतु में साध्य की व्यापकता का ज्ञान हो। उदाहरण, जिस वाक्य से हेतु में साध्य की व्याप्ति बताई जाए। उपनय, जिस वाक्य से पक्ष में साध्य वाक्य हेतु का संबंध बोधित होता हो। जिस वाक्य के हेतु का अबाधित एवं असप्रतिष्ठित बताते हुए हेतु के सामर्थ्य से पक्ष में साध्य के संबंध में उपसंहार किया जाए, उसे निगमन कहा जाता है। न्याय दर्शन में बोधगम्य वाक्य की क्रमबद्धता लिखिए, तो ऑप्शन बी ABDC। आकांक्षा, योग्यता, सानिध्य और तात्पर्य, ये इसका क्रम है। ऑप्शन हो गया बी। आकांक्षा का अर्थ है शब्दों की व्याख्यात्मक प्रत्याशा। योग्यता है शब्दों का सार्थक शब्दार्थ विन्यास।
सनिधि का शब्दों की निकट और शब्द। सनिधि का अर्थ होता है पास या निकट। तात्पर्य शब्दों के शाब्दिक अर्थ के बजाय शुद्धता। तालाब में कीचड़ युक्त पानी के पूर्व में बारिश होने का निष्कर्ष निकालना है, तो ऑप्शन बी शाश्वत अनुमान रहेगा। अनुमान दर्शन तर्कशास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। भारतीय नाट्य शास्त्र में ज्ञान प्राप्ति के साधनों को प्रमाण कहा जाता है, जहां अनुमान भी एक प्रमाण है। न्यायशास्त्र के अनुसार न निश्चिते अर्थ न्याय प्रवर्ते अपितु संदिग्धे, जिससे निम्नोक्त निष्कर्ष निकलते हैं। शाश्वत प्लस अनुमान, ये एक अव्यय को देखने का भी शेष अनेक अवयव सहित संपूर्ण वस्तु का ज्ञान होता है। पूर्वत अनुमान। सी समन्यंत्रो तथा अनुमान। प्रश्नानुसार तालाब में कीचड़ित पानी के पूर्व में बारिश का अनुमान संपूर्ण वस्तु का ज्ञान कराता है, अतः यहाँ पर शाश्वत अनुमान होगा। हेतु द्वारा साध्य के खंडन के कारण निष्कर्ष निकालने के किस प्रकार का हेतुआभास कहा जाता है, तो ऑप्शन बी विरोध। जब हेतु का संबंध साध्य से न होकर साध्य भाव से होता है तो वहाँ विरुद्ध हेतुआभास होता है। साध्य का मतलब साधन से है। यह हेतु साध्य को सिद्ध न करके उसके विरोधी अर्थात साध्य भाव को सिद्ध कर देता है। जैसे हवा भारी है क्योंकि वह खाली है। यहाँ खाली क्या है? हेतु। जबकि भारी क्या है? साध्य, साधन। नीचे 4 प्रवृत्तियां दी गई हैं, उनमें से 2 ऐसे संबंधित है कि वे सत्य नहीं हो सकते, हालांकि वे गलत हो सकते हैं। इन 2 प्रवृत्तियों के कूट का चयन कीजिए। सभी व्यक्ति ईमानदार हैं, कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है। सभी व्यक्ति ईमानदार नहीं हो सकते और कोई भी ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं। अब यहाँ पे दी गई है डीआई के क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें संस्था को प्रतिवर्ष औसत कितना ब्याज चुकाना पड़ता है, तो संस्था है एक तरफ, इसमें कर्मचारियों का वेतन, परिवहन, बोनस, ऋणों का व्यय और कर। तो ऑप्शन इसमें बी दिया गया है। देखते हैं इसे कैसे कर रखा है। संस्था है जो हमारी है, ऋणों का व्यय जो ब्याज कर जाता है, इन सब का क्या करेंगे हम, तो कुल टोटल कर लेंगे प्लस करके। टोटल करके कितना आता है हमारा 183.5। अब ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। औसत निकालने के क्या करेंगे हम, इस 5 को डिवाइड कर देंगे इसके टोटल से, तो इसका ये आंसर निकल ही आएगा। डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे इसका, क्योंकि 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 या 15, 15 यहाँ बचे 3, 5 छंग 30, फिर 3 बचे, 5 छंग 30 और 5 छंग 30, तो यानी कि 36.66 लाख के लगभग। दूसरा क्वेश्चन है, उल्लिखित अवधि में संस्था ने बोनस की जो कुल राशि प्रदान की है वह उस अवधि में प्रदत्त कुल वेतन की राशि का लगभग प्रतिशत निकालना है। तो बोनस की कुल राशि कितनी हुई, इन सब के बोनस के जो कुल राशि दी गई है यहाँ टेबल में, जो बोनस की कुल राशि दी गई है ये वाली, इसका कुल टोटल ऐसी करेंगे जरा पहले क्वेश्चन में निकालना है। इसका टोटल करने के बाद ये बोनस की यहाँ पे दिया हुआ है 3 + 2.5 और ये क्या है, तो इनका टोटल कितना हुआ 17। फिर कुल वेतन की टेबल है, उसका टोटल कर लेंगे तो उसका हो गया 1710। 1710 को परसेंटेज का चिन्ह होता है 100, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 0 को 0 चली जाएगी। जब 171 को 17 से करेंगे तो 0.999 करके कुछ इसका आंसर आएगा। तो जब इसका आंसर 0.99 आएगा तो इसे हम अप्रोक्सीमेट क्या मान लेंगे, लगभग 1% के आसपास का आंसर हो जाएगा। मान सकते हैं ना 1%, तो 99% को। तो क्वेश्चन नंबर 3, 2017 में सभी मदों पर किया गया कुल व्यय 2019 के कुल व्यय। अब यहाँ पे 2017 2019 का दोनों का टोटल करना है। 2015 दिया गया, इसमें गलती से छप रहा है, ये टेबल दिया, इसका टोटल हो गया 495। 2019 का टोटल है 585.36। परसेंट में हम क्या लगते हैं 100। अब इनको इसका डिवाइड करके इसका आंसर आया 84.63। आप लोग करके देखिए कॉपी में डिवाइड करके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, वर्ष 2000 सस्ते में संस्था का
इन मदों में कुल व्यय कितना था, तो कुल व्यय का जो टेबल में दिया गया उसका टोटल होगा कुल व्यय कितना 544.44। फिर है 2016 से 18, 2016 का टोटल करेंगे 2018 का और उनका रेशो निकाल लेंगे। तो 2016 में कितना 108.8 और 2018 का 88, तो इनका रेस हो जाएगा इसे काट के तो 27.22 आंसर होगा। IoT संक्षिप्त का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या 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 है, तो ऑप्शन बी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसकी फुल फॉर्म है, किसकी IoT की। यहाँ पे वो देखें IoT की फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। IoT सामान्य रूप से इंटरनेट का एक नेटवर्क है जो इन उपकरणों और वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जिनमें डेटा के संग्रहण और प्रसंस्करण की क्षमता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मुख्य दो भाग हैं। इंटरनेट एक नेटवर्क कनेक्टिविटी का आधार है, दूसरा है थिंग जिसके अंतर्गत वस्तुएं और उपकरण आते हैं जैसे वियरेबल डिवाइसेस, स्वचालित वाहन आदि हैं। मेमोरी एक प्रकार है जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को संभालता है, तो ऑप्शन सी ROM को कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन हेतु ROM उत्तरदायित्व है। दूसरा है ROM का तात्पर्य है रीड ओनली मेमोरी से, जो कि जानकारी को स्थायी रूप से क्या करता है, संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है। रैम RAM रैम और रोम कंप्यूटर की क्या है, प्राथमिक मेमोरी है। इसे रीड ओनली मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि हम इस पर स्टोर किए गए प्रोग्राम और डेटा को केवल पढ़ सकते हैं लेकिन इस पर लिख नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। रोम के उदाहरण है PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है EPROM इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा है MROM मास्क रीड ओनली मेमोरी फॉल्स रोम। नीचे दिए गए कथन है, पहला है भारत में मोबाइल प्रयोगकर्ता की संख्या तेजी से बढ़ रही है, सही है। मोबाइल की कीमत कम हो रही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन ए और दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। ऑफिस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल विस्तार, तो ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट्स DOC के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2007 संस्करण में वर्ड डॉक्यूमेंट सेतु .docx फाइल एक्सटेंशन का प्रोग्राम किया जाता है। यही एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2010, 13 और 16, 19 के संस्करण में भी प्रयोग होता है। PNG का अर्थ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक है। इसका प्रयोग ग्राफिक फाइल के संग्रहण हेतु आता है। .doc एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 एवं उससे पुराने संस्करणों हेतु प्रयुक्त होता है। .jpg का पूरा नाम पॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप है। इसका प्रयोग चित्र संग्रहण में किया जाता है, चित्रों को इकट्ठा करके रखा जाता है। दशमलव संख्या 9 हेतु द्वितीय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, 9 है, 9 को क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। 2 है, 2 से डिवाइड करा 9, तो क्या हुआ 2 चौक 8, तो रिमाइंडर क्या बचा 1। फिर 4 को डिवाइड करा 2 दूनी 4, जैसे एलसीएम निकालते हैं इस तरह से कर लेंगे। 9 2 से करेंगे 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकन 2, तो इसमें क्या हुआ, ये कटेगा एक रिमाइंडर बचा इसमें से 2 चौक 8 में से, यहाँ नहीं बचा, यहाँ नहीं बचा 0, फिर यहाँ क्या 1 रिमाइंडर, तो इसकी संख्या बनेगी 1001। ये संख्या क्या होगी, द्विचर संख्या होगी। ओजोन परत के क्षरण का कारण क्या है, वाष्पशील क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन थर्मल पावर प्लांट कार्बन, तो इसमें ऑप्शन ए केवल A B D या अर्बन। ओजोन परत के क्षय का कारण ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की ओजोन परत धीरे धीरे पतली होती जा रही है, जो प्राकृतिक एवं मानवीय गतिविधियों से ब्रोमीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन मुक्त रासायनिक यौगिकों के उत्सर्जन से होता है। ओजोन छिद्र के मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के प्रयोग से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं।
यह नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्प्रेरक कैटेलिस्ट का काम करता है। ओजोन परत के क्षरण को रोकने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत किए गए हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत से भी क्या आते हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा मुद्दा नहीं है जिसका सहशास्त्रीय विकास लक्ष्यों के तहत समाधान किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी मानवाधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार वर्ष 2000 के सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन में 2015 तक के लिए 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जिन्हें सहस्त्राब्दी विकास का लक्ष्य कहा जाता है। अब ये 8 लक्ष्य हैं, जैसे भुखमरी तथा गरीबी को खत्म करना। दूसरा है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना। तीसरा है लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण। चौथा है शिशु मृत्यु दर का घटाना। पांचवा है मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा। HIV, एड्स व मलेरिया आदि रोगों का उन्मूलन खत्म करना। पर्यावरण सतत सुनिश्चित करना। विकास हेतु वैश्विक साझेदारी विकसित करना। मानवीय अधिकार विकास इन लक्ष्यों को शामिल नहीं, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अब यहाँ पे दिया वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से में कौन से तत्व तेजी से क्रम की श्रृंखला की पहचान करें, जो तेजी से इन प्रतिक्रियाओं को उत्सर्जित कर रहे हैं? तो इसमें ऑप्शन होगा CDBA। यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में योगदान की दृष्टि में शीर्ष देश, जो सबसे ऊपर के देश है कौन कौन है? तो उनमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड, जापान, जर्मनी, चीन। इसकी ट्रिक है SAKN, साकन, जाचच, साकन जाचच। तो इससे क्या होगा, इन क्रम देशों का क्रम में पूछे जाते सवाल हैं तो उनसे क्रम याद हो जाएगा। भारत इस सूची में 13वें स्थान पर है और उत्सर्जन की दृष्टि से क्रम है पहले स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन और भारत। यद्यपि कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की दृष्टि से शीर्ष पे 5 देश आते हैं। इनमें चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, जापान। प्रोटोकॉल क्योटो प्रोटोकॉल CO2 उत्सर्जन को नियंत्रित करने से संबंधित है। अब यही क्वेश्चन बनेगा, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन के नियंत्रित करने में। समकालीन पर्यावरण चर्चाओं में बड़े हाइड्रो पावर प्लांट पर लघु हाइड्रो पावर प्लांटों को वरीयता दी जाती है। बड़े हाइड्रो पावर प्लांटों की तुलना में लघु हाइड्रो पावर प्लांटों की स्थापना में कम पूंजी लगती है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी सही है। AR दोनों सही हैं और AR की सही व्याख्या नहीं करता। भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन में निर्धारित शोर का मानक, यानी कि शोर जो होता है उसका कितना है? तो दिन में है 55 dB। भारत से ध्वनि संबंधी मानक तय करने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, CPCB की है। क्षेत्र निर्धारित है शोर में, प्रथम है औद्योगिक क्षेत्र में 75 दिन के समय में, रात में इसकी dB कितनी होती है? 70। वाणिज्य क्षेत्रों में 65 है दिन में और रात में 55। आवासीय क्षेत्र में 55 और रात में 45। शांत क्षेत्र में 50 और रात में 40। ये क्या है? ध्वनि संबंधी सोर्सेस है, दिन और रात में कितनी ध्वनि होती है किस कार्य से। भारत में उच्च अधिगम के प्राचीन केंद्र के रूप में तक्षशिला को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष में धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो ऑप्शन ए 1980 में। तक्षशिला प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा है। वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। इसे यहाँ तख्त ए वही नाम से जाना जाता है। इसे मोहनजोदड़ो के साथ वर्ष 1980 ईस्वी में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। नालंदा भारत के बिहार राज्य में स्थित एक अन्य उच्च अधिगम का प्राचीन केंद्र भी है, जिसे वर्ष 2016 में विश्व विरासत का दर्जा भी प्राप्त हुआ। तो इससे पूछे जाते हैं तक्षशिला से संबंधित क्वेश्चन, हर एग्जाम में आता है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUS, जो एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य मात्र राज्य उच्च स्तर शैक्षिक संस्थाओं को सामरिक वित्त पोषण प्रदान करना है, का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन डी 2013 में। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एक केंद्रीय योजना है जिसका शुभारंभ वर्ष 2013 में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य हैं पात्र राज्य शैक्षणिक संस्थाओं को सामरिक वित्त पोषण प्रदान करना, 2017 के अंत तक सकल नामांकन अनुपात को 32% तक बढ़ाना, उच्च शैक्षिक संस्थानों की
में शैक्षणिक एवं परीक्षा सुधार सुनिश्चित करना, एससी और एसटी में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान कराना, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जीआईआर, उच्चतम शिक्षा में कुल उन निरपेक्ष नामांकन प्रगत स्कूल वर्ष में पात्र आधिकारिक जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह पात्र आधिकारिक जनसंख्या को दर्शाता है? तो ऑप्शन सी 18 से 23 वर्ष के वर्ग में जनसंख्या एवं उच्च शिक्षा हेतु नामांकन विद्यार्थियों का संख्या अनुपात है। उच्च शिक्षा में अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 18 और 19 में भारत का जीआईआर 26 के आसपास था। विभिन्न वर्गों के अनुसार जीआई के आंकड़े हैं। जीआई के आंकड़े हैं वर्ग अनुसार। छात्रों का था 26.3%, छात्रा का था 26.4%, अनुसूचित जाति का 23%, अनुसूचित जनजाति का 17.2%। निम्नलिखित में से कथन मूल्यपरक शिक्षा सर्वोत्तम व्याख्या करता है? तो किसकी करता है? ऑप्शन सी। मूल्यपरक शिक्षा उन सभी प्रक्रियाओं का समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमता, दृष्टिकोण, व्यवहार के रूपों को उस समाज के संदर्भ में विकसित करता है जिसमें वह रहता है। मूल्यपरक शिक्षा केवल नैतिक शास्त्र का पाठ्यक्रम नहीं है, अपितु यह विद्यार्थियों को जीवन के उच्चतर मूल्यों की ओर ले जाता है। यह किसी भी विषय के शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। मूल्यपरक शिक्षक दंड एवं पुरस्कार की बात नहीं करता। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। इसमें ऑप्शन होगा बी, स्वयं स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। डिजिटल इंडिया के तहत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उन्नत शिक्षक व कौशल को कवर करते हुए वेब पाठ्यक्रम का एक समन्वित मंच है जो मुफ्त प्रवेश देने के लिए शुरू किया गया है। इसे 9 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था। स्वयं प्रभा 34 DTH चैनलों का एक समूह है जो GSAT 15 उपग्रह का उपयोग कर 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित है। EPG पाठशाला एक पोर्टल है जो विज्ञान व मानविकी आदि विषयों में उच्च गुणवत्तापूर्ण व पाठ्यक्रम आधारित मुफ्त इंटरेक्टिव विषय सामग्री उपलब्ध कराता है। यंत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के तहत सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य छात्रों को रोबोट बनाने व उससे जुड़ी तकनीकी की जानकारी देनी है।